हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टडी अड्डा विद उमेश सर। देखिए बेटा, आज हम आप लोगों को बताएंगे विद्युत धारा। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद्युत धारा। बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले आपको इम्पोर्टेंट ये होगा कि कोई भी वस्तु है, ब्रह्मांड में जितने सारे पदार्थ मिल रहे हैं उसमें किन पदार्थों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा होके जाती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट लगती है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगती। तो हमको ये जानना है कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट लगती है। तो जिनमें इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो करती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट आपको लग जाती है, झटके लगते हैं, विद्युत के झटके लग जाते हैं, है ना, तो उनको हम कहते हैं विद्युत के चालक। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि अगर आप कोई भी, ये बिजली जा रही है यानी करंट फ्लो कर रही है, और आपने किसी भी तार में करंट फ्लो कर रही है और उसको आपने मान लीजिए किसी लकड़ी से उसको टच कराया और लकड़ी को छुआ, तो आपको विद्युत के झटके लगेंगे? नहीं लगेंगे। लकड़ी को छुएंगे नहीं लगेंगे, प्लास्टिक से छुएंगे विद्युत के तार को तो नहीं लगेंगे। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसको छूने से विद्युत के झटके नहीं लगते। लेकिन बेटा वही मान लीजिए लोहे की कोई रॉड ले लीजिए, उससे कोई भी चालक तार में, जहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है, किसी भी तार में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है, उसको जाके लोहे की रॉड से छुएं तो क्या होगा? आपको झटके लग जाएंगे। अगर कॉपर की रॉड से छुएं तो भी झटके लग जाएंगे। यानी कि ये कहे जाए कि जितनी धातुएं हैं, धातुओं के पदार्थ से अगर छुएंगे तो आपको झटके लग जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे अधातुएं हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, कागज है, कॉटन है, आपके कॉटन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसपे आपको विद्युत के झटके नहीं लगते। तो इस तरह से कहा जाए कि जिसमें विद्युत के झटके लग रहे हैं वो विद्युत के चालक हैं, जिसमें विद्युत के झटके नहीं लग रहे हैं वो विद्युत के कुचालक। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों इसके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है, यानी विद्युत के इसको टच करने से विद्युत के झटके लगते हैं और इसको टच करने से विद्युत के झटके नहीं लगते। आई बात समझ? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है, इन सारी घटनाओं का मूल जड़ ये है कि किसी भी पदार्थ की संरचना वह डिपेंड करती है पदार्थ की संरचना पर। और पदार्थ की संरचना के विषय में आपको बताएं तो पदार्थ की मूल इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। कोई भी पदार्थ सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण कौन होता है? परमाणु होता है। और परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले पदार्थ का मौलिक कण परमाणु होता है, ये डाल्टन साहब ने बता दिया था। लेकिन डाल्टन साहब को नकार के 3 वैज्ञानिकों ने बताया कि ये परमाणु के भी 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु को भी 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी 3 छोटे छोटे कणों में बांटा जा सकता है। अर्थात परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु की बात करें, परमाणु बेटा 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया था। उन्होंने बताया कि इसका एक ऐसा सूक्ष्मतम भाग होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे कण होते हैं जिसमें पूरा का पूरा इसका द्रव्यमान होता है। पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके एक सूक्ष्मतम एरिया में होता है, जिसको उसका नाभिक कहते हैं बेटा। यह इसका नाभिक होता है। और इस नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। एक होता है बेटा जिस पर धनावेश होता है, यानी धन जैसी प्रवृत्ति रखता है, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। और एक जो होता है वह इसी के दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर ही होता है, और इसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से
ये बात करें बाबू कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों के अंदर द्रव्यमान होता है, जिससे कि यह पूरे परमाणु का द्रव्यमान निहित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में पूरा का पूरा द्रव्यमान निहित होता है। बात समझ में आ गई। और इसमें ये दो कण में इंपॉर्टेंट कौन है, महत्वपूर्ण कौन है बेटा, तो बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर धन जैसी प्रवृत्ति होती है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। याद करेंगे, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, उदासीन होता है, और प्रोटॉन जो है धन जैसी प्रवृत्ति का होता है। बात समझ में आ गई। और इसके बाद इस नाभिक के बाहर चारों तरफ एक निश्चित कोश में, निश्चित एरिया में क्या घूमते रहते हैं बेटा, कुछ एक सूक्ष्मतम कण घूमते रहते हैं, जिनकी प्रवृत्ति इन प्रोटॉनों से बिल्कुल विपरीत होती है। प्रवृत्ति प्रोटॉनों से बिल्कुल विपरीत होती है। इन्हें उन्होंने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। इस पर बेटा स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और इस पर नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आई बात समझ में। यानी ऋण प्रवृत्ति के ये होते हैं और एक धन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो धन प्रवृत्ति का और ऋण प्रवृत्ति का ये जो मूल कण है, पर किसी भी परमाणु की एक सूक्ष्मतम कण है, धन प्रवृत्ति के और ऋण प्रवृत्ति के, इनमें क्या होता है, एक विशेष गुण होता है। और इस गुण को खोजा था किसने, अगस्टिन डी कुलाम। किसने खोजा था बेटा, कुलाम साहब ने। इनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम। क्या नाम था बेटा, चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम। चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम, यानी चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम ने बताया कि ये जो किसी भी पदार्थ के ये जो छोटे से छोटे मौलिक कण हैं, उन पर दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक धन प्रवृत्ति का होता है और दूसरा ऋण प्रवृत्ति। यानी किसी भी परमाणु के अंदर दो ऐसे कण होते हैं जिनमें एक धन प्रवृत्ति का होता है और एक ऋण प्रवृत्ति का होता है। और इन्हीं दोनों कणों को उन्होंने क्या कहा, एक को धनावेश, जो धन प्रवृत्ति का था उसको धनावेश कहा, आवेश नाम दिया था बेटा। जो धन प्रवृत्ति का था उसको धन आवेश कह दिया, और जो ऋण प्रवृत्ति का था उसको ऋण आवेश कह दिया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कुलाम के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। यानी किसी भी परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी परमाणु का वह एकदम सूक्ष्मतम कण जिसमें आकर्षण करने की या प्रतिकर्षण करने की प्रवृत्ति निहित होती है, यानी प्रवृत्ति होती है आकर्षण, या तो एक दूसरे को वो आकर्षित कर देंगे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। ऐसा गुण जिस मौलिक कण के अंदर होती है, परमाणु के जिस भाग के अंदर होती है, जिस कण के अंदर होती है, उसको उन्होंने आवेश कहा। और उसमें जिसमें बेटा धन की प्रवृत्ति थी उसको धन आवेश कहा, जिसमें ऋण की प्रवृत्ति थी उसको ऋण आवेश कहा। इस प्रकार से चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम के अनुसार आवेश कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के। आवेश की परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों को कि आवेश बेसिकली क्या होते हैं, परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें, ये बात लिख लेंगे आप लोग, परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की प्रवृत्ति निहित होती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की प्रवृत्ति निहित होती है, उन्हें हम कहते हैं आवेश। और धन प्रवृत्ति रखने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं, और ऋण प्रवृत्ति रखने वाले आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम के अनुसार आवेश बेटा दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। आवेश को उन्होंने क्यू से डिनोट किया बेटा, स्मॉल क्यू से। आवेश को उन्होंने स्मॉल क्यू से डिनोट किया। ठीक है बेटा। तो अगर अगस्टिन डी कुलाम के बाद की बात करें तो मूल रूप से देखा जाए
कि प्रोटॉन धन जैसी प्रवृत्ति रख रहे हैं, अर्थात धन आवेश आखिर प्रोटॉन होते हैं, और ऋण ये इलेक्ट्रॉन जो है ऋण जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात ऋण आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अब इन पर आवेश तो होते हैं बेटा, तो इन पर कितना आवेश होता है, तो इसको कैलकुलेशन आगे बढ़ के अगले क्रम में कैलकुलेशन किया गया, तो बताया गया बेटा कि ये आवेश किसी भी धन आवेश या ऋण आवेश पर कितनी मात्रा होती है ना बेटा। तो इसकी मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए ये अगले क्रम में अगस्टिन डी कुलाम के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया, जैसे कि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन धन प्रवृत्ति का होता है, यानी धन आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, उन आवेश का आंकिक मान बताया। किसने? दो वैज्ञानिक थे बेटा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन के आवेश की गणना की थी किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है बेटा। तो प्रोटॉन के आवेश की गणना की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोटॉन पर धन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। कितना आवेश होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर भी उन्होंने ये कैलकुलेट करके बताया कि आंकिक मान दोनों का सेम ही होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन बेटा अंतर यही होता है कि एक धन प्रवृत्ति का होता है, दूसरा ऋण प्रवृत्ति का होता है। बस इतनी सा ही अंतर होता है बेटा, आंकिक मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया? तो बाबू आगे चलते हैं। इस प्रकार से अब अगस्टिन डी कुलाम ने आगे अगले क्रम में बताया कि एक कूलाम यानी आवेश का मात्रक उन्होंने अपने नाम पर रख दिया कूलाम। किसी भी आवेश को उन्होंने बताया, फिर से एक क्रम में बता दूं आप लोगों को, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? क्यू से। ठीक है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का मात्रक क्या बताया हमने? आवेश का मात्रक बताया बेटा कूलाम। अगस्टिन डी कुलाम ने अपने नाम पर रख दिया इसका मात्रक कूलाम। आगे बात समझ में? ठीक है। अब गणना की गई कि एक कूलाम बराबर कूलाम के अंदर मुख्य रूप से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे चाहे प्रोटॉन होंगे, है ना बेटा। तो बेसिकली क्या होते हैं, सक्रिय कौन होता है ज्यादा, धन आवेश की ऋण आवेश? तो देखा गया कि इसमें बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान। अब सक्रिय कौन होगा ये बात कर रहा हूं मैं। तो द्रव्यमान की बात करूं प्रोटॉन के, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg इसका द्रव्यमान होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा वह कितना होता है? वह होता है 9.1 × शॉर्टकट लिख रहा हूं, पूरा मान नहीं, 10⁻31 kg। अब इन दोनों के द्रव्यमान में कंपेयर करें, अब तुलना की जाए बेटा, तो कौन ज्यादा भारी होगा? ये प्रोटॉन का द्रव्यमान की इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन भारी होगा। और आप ये जानते हो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वह कम गतिशील होता है, और जो हल्का होता है वह अधिक गतिशील होता है। तो द्रव्यमान कम होने के कारण इस प्रकार से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका अधिक क्रिया सक्रिय होता है। इसलिए ये मोबाइल हो गया बेटा, यानी अधिक सक्रिय कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। ये बात कह सकते हैं। सक्रिय आवेश कौन होता है बेटा? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की जो सक्रिय रहेगा उसी को देखेंगे ना, तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसकी गणना के लिए एक छोटा सा आपको एक्सप्रेशन देता हूं। अभी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही ना? अगर इसको उल्टा करके लिखूं मैं
तो इस तरह से लिख सकता हूं कि 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कुलाम बराबर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यही ना भाऊ? तो 1 कुलाम बराबर क्या होगा, अधिक का पता है, कम का पता करने के लिए भाग दे देनी चाहिए। तो ये क्या हो जाए, 1/1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 आई बात इलेक्ट्रॉन। इसको हल करेंगे बेटा, गणना करेंगे तो क्या आएगा, 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कुलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1 कुलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं बाबू, 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 कुलाम आवेश के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिए। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आवेशों की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? अब आगे की बात आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अब आगे की बात करें, थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे बेटा आप लोग। ऊपर में मिटा रहा हूं। तो इस प्रकार से एक बार रिवाइज करता हूं। अभी अभी हमने बताया कि किसी ब्रह्मांड में जितने सारे पदार्थ हैं वो उसका सूक्ष्मतम कण कौन होता है, परमाणु होता है। परमाणु में बेटा अगस्टिन डी कुलाम ने बताया कि परमाणु में अत्यंत सूक्ष्मतम कण होते हैं, 2 प्रवृत्ति के, जो कि एक जिनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण होता है ना बेटा? तो वह मौलिक कण जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्होंने क्या कहा, आवेश कहा। ठीक है बेटा? और 2 प्रवृत्ति के, जिस पर बेटा धनात्मक प्रवृत्ति थी वह धन आवेश थे, जिसमें ऋणात्मक प्रवृत्ति थी वह ऋण आवेश थे। और इसकी गणना आगे की गई तो देखा गया, अगस्टिन डी कुलाम के बाद बेटा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, इन्होंने भी इसकी परमाणु के अंदर जो मौलिक कणों की खोज की थी। तो उन्होंने देखा और बताया कि प्रोटॉन जो होते हैं वो धन प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात धन आवेश क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋण प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ऋण आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात समझ में आ गई। आंकिक मान की बात की गई तो आवेश की मात्रा प्रोटॉनों पर और इलेक्ट्रॉनों पर दोनों पर समान ही होती है। वह कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कुलाम प्रत्येक आवेश पर, यानी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर आवेश की आंकिक मान समान होता है। प्रवृत्ति भिन्न होती है, एक धन प्रवृत्ति का होता है, दूसरा ऋण प्रवृत्ति का। इतना हमने पढ़ा। 1 कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी बात समझ में आ गई। यानी किसी भी पदार्थ का में आवेशों की मात्रा किस पर डिपेंड करती है बेटा, उसमें निहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। आगे बात समझ में? तो देखो बेटा, एक बात मैं अभी अभी बताया कि किसी भी परमाणु में, किसी भी पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अंदर हम जाके देखते हैं। ये तो आउटलाइन बता दिया, बाहर की बात। अब थोड़ी सी हल्की सी केमिस्ट्री है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे एक बहुत बड़ा पदार्थ है बेटा, बहुत बड़ा पदार्थ है, यानी कि मान लीजिए कि एक ये आपका कापर का इतना बड़ा गोला है। ठीक है? तो कापर का इतना बड़ा गोला है तो बेटा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होगा, अणु परमाणु से मिलकर बने होंगे। ये हम कह सकता हूं कि इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे कि नहीं होंगे ना? जैसे बेटा इतना बढ़िया ढेला बा, ठीक बा, इतना बढ़िया ढेला बा, तो ओमे बेटा मिट्टी का ही ढेला ले लीजिए। ढेला में तो समझते हैं ना? हाँ ठीक है। तो इतना बड़ा मिट्टी का ढेला ले लीजिए, तो उसमें बेटा उसको तोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा कि नहीं? उसको तोड़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा। कुछ लड़का क्या करते हैं जानते हैं? उनको
नीचवा रख के और दूसर का ईटवा से पीस देते हैं। तो पीस देते हैं तो वो क्या होता है, भुरकुन्नी हो जाता है, ऐसा होता है ना, पाउडर की तरह हो जाता है। तो वो पाउडर का एक कण उठाएंगे तो बहुत छोटा होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी पदार्थ है तो उससे छोटा से भी छोटा होता है। तो उन्होंने बताया कि इतना बड़ा कण है तो उसमें बेटा बहुत छोटे छोटे कणों से, इतना बड़ा पदार्थ है तो वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो सबसे छोटा कण कौन होगा, परमाणु। और परमाणु से भी छोटे कण होते हैं। तो इसको बेटा 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर बता दिया था कि उसकी संरचना भी बना के बताया कि जो परमाणु होता है जो कि सबसे छोटा होता है, उसके भी छोटे छोटे 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और उसमें बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक निश्चित एरिया में होते हैं, निश्चित क्षेत्र में होते हैं, जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी जिस क्षेत्र को नाभिक कहते हैं बेटा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक निश्चित कक्षा में यानी एक निश्चित कमरे में बाहर घूमता रहता है। और उसमें आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें किसी भी चीज की, आप सपोज दैट लिथियम की ले लें, है ना, सोडियम को ले लें। सोडियम का 11 होता है, लिथियम का 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें बेटा तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही ना होगा। ये अबव मेथड से है। और अगर बोरबरी मेथड से करें तो 2 8 और 1 ऐसे होता है ना। तो बेटा मैं अभी इससे पहले बताया आप लोगों को कि आवेशों की मात्रा डिपेंड किस पर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो बेटा उस परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अब इसमें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा? नहीं, किस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा? तो वो बता दूं आप लोगों को कि यह परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो बेटा पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा आप या बोरबरी ने बताया कि पहले को किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से अधिक नहीं हो सकती। तो पहले कोष में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते हैं, यानी कि यह पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जो कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पूर्ण रूप से कोष भरा हुआ है। तो जो कोष भरा हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा जो अपूर्ण है, जो कोष क्या है, अपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कमरा जो खाली है उसी में न किराएदार रखेंगे, कि जो भरा है कमरा उसमें किराएदार रखेंगे, तो मतलब उसी कमरे से रहेगा ना जो कि खाली रहता है। तो जो बेटा यहाँ पर क्या है, यह कमरा बहुत खाली है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यह बाहर जा सकता है। खाली रहेगा कमरा, अगर एक का इलेक्ट्रॉन है उसमें किराएदार, एक कमरे में 4 किराएदार का अगर सपोज है, मान लीजिए आपका मकान है, मकान में बहुत सारे कमरे हैं और उस कमरे, प्रत्येक कमरे में आप 4 किराएदार रख सकते हैं। अगर 4 किराएदार आ गए तो क्या एक कमरा में दे देंगे? एक कमरा में उसको रहने देंगे? अगर प्रत्येक कमरे का आप भाड़ा जो रेंट लेते हैं, भाड़ा लेते हैं 1,000, है ना, 4 किराएदार आए, एक कमरे में शर्त आपकी ये है कि एक कमरे में आप 1,000 रुपया रेंट लेंगे और उस कमरे में 4 किराएदार आप रख सकते हैं। मतलब 4 लोग रखे, 1 लोग रहे चाहे 4 लोग रहे, आप 1,000 किराया लेंगे। आगे बात समझ में? अब 4 किराएदार आ गए तो आप क्या चाहेंगे? एक कमरा दे देंगे? नहीं, आप ये चाहेंगे कि 4 कमरा हमारा फुल हो जाए, पहले 4 कमरा बच जाए तब 4,000 मिलेगा। अगर एक कमरा में दे दिए, क्योंकि और किराएदार चाहेंगे कि एक कमरा हम लोग ले लिया जाए, चारों लोग शेयर कर लेंगे 250-250 रुपए। लेकिन बेटा मकान मालिक क्या चाहेगा?
वो चाहेगा कि चारों कमरा ले लें लोग ताकि हमको फायदा हो जाए। तो ये होता है बेटा। तो इसमें भी वही लोचा है। और अगर ये कहेंगे कि ये लोग कहेंगे कि एक एक कमरे में एक एक लोग हैं, तो मकान मालिक चाहे जब चाहे उसको निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है ना। तो इस प्रकार से ये कहा जाए कुल मिला के कि जो खाली है, जो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, ये अपूर्ण है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये पूरी तरह से भरे हुए हैं ना बेटा, तो यह कहीं किसी को लेंगे या देंगे, किसी से लेना देना इनका रहेगा। जब इनको सब चीज मिल रहा है यहाँ पर, तो वो कहीं जाना आना चाहेगा नहीं। लेकिन इसको कुछ और नहीं मिल रहा है, खाली है ना, तो यह क्या होगा, यह आसानी से मूव कर सकता है। तो जो बेटा वाह्यतम कोश में, अपूर्ण कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। वाह्यतम कोश में, किसी भी परमाणु के वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह मुक्त हो सकते हैं, वह यहां से वहां, यानी किसी भी वह उसके स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, सक्रिय इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सक्रिय इलेक्ट्रॉनों पर ही डिपेंड करती है, आवेशों की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, सक्रिय इलेक्ट्रॉनों पर, इस निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनों पर नहीं। किस इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है, सक्रिय इलेक्ट्रॉनों पर। आगे बात समझ में, आवेशों की मात्रा किस पर, यानी कि किसी भी पदार्थ की आवेशों की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, सक्रिय इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आवेश समझ में आ गया आप लोगों को। तो आवेश के संबंध में आपको एक सूत्र लिखवा देता हूं, यहीं से बेटा आवेश को Q से डिपेंड करते हैं, और किसी भी पदार्थ का आवेश अगर Q हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान लिया n है, तो Q बराबर क्या हो जाएंगे बेटा, n इंटू E। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, आवेश क्या होते हैं और आवेशों की मात्रा किस पर डिपेंड करती है। तो अगले पॉइंट में हम आपको बताएंगे क्या, अगले पॉइंट में विद्युत धारा की चर्चा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है।